हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 48। इरफा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अहमद बहुत दुखी हो जाता है। वो ये सोच रहा होता है कि इरफा ये कैसे सोच सकती है कि उसे तकलीफ़ दे सकता है, और उधर इरफा को हर वक्त ये याद आ रहा होता है कि जब अहमद उसकी ज़िंदगी में आया है तो उसके रिश्तों को ही उसने उससे दूर किया है। किस तरह से अहमद ने उसकी हंसती और खिलखिलाती ज़िंदगी का क्या से क्या बना दिया। इरफा वहाँ बहुत रो रही होती है और अहमद को बहुत अजीब लग रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो इन सारी सोचों के बीच में वो जी नहीं सकता। अहमद फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है जिससे कि वो बहुत शुरू में होता है। अहमद इरफा को इतना दुखी नहीं देख सकता और अपने आप को उससे इतना दूर नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था कि वो इरफा के करीब रहे। वो बस कोई बात के चंद पल चाहता था जिसके लिए इतने जतन किए थे। वो चाहता था कि वो उसके करीब रहे और वो अपने पुराने बचपन के जख्मों को भूल सके। अहमद फिर शराब पीना शुरू कर देता है। इरफा वहाँ बहुत रो रही होती है। 15 मिनट में जब 3 गिलास शराब के पी लेता है तो फिर वो रूम को अनलॉक करता है। वो देखता है कि इरफा अभी भी रो रही है। इरफा के करीब आके वो उससे आराम से कहने लगता है, इरफा तुम क्यों रो रही हो। इरफा आराम से जब उसे देखना शुरू करती है तो इरफा को उसे की हालत ठीक नहीं लगती है क्योंकि उसकी आंखें काफ़ी लाल हो चुकी होती है और वो उसे अजीब स्मेल आ रही होती है। अहमद तुम्हारे अंदर से इतनी अजीब स्मेल क्यों आ रही है। वो क्या है इरफा, मैं तब टेंशन में होता थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता हूँ। अहमद तुमने शराब पी। हाँ तो क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता छोड़ा तुमने। इरफा बहुत ज़्यादा डर जाती है। अहमद प्लीज़ मेरे से दूर रहो अब भी। इरफा तुम्हें क्या हो गया है, शादी हो चुकी है हमारी, चाहे जिन हालात में भी हुई हो। अहमद उसके करीब आना लगता है और इरफा उससे बहुत ज़्यादा डर रही होती है। अहमद उसके करीब आकर उसे किस करना स्टार्ट करता है। इरफा उससे दूर धकेलने की कोशिश करती है और अहमद को ये बात बहुत नागवार गुजरती है। इरफा शादी की है मैंने तुमसे, पूरा राइट रखता हूँ तुम पर, और तुम अभी तक पुरानी बातों को लेकर बैठी हुई हो और मुझे तो तुम कुछ समझते ही नहीं हो या फिर कुछ समझना ही नहीं चाहती हो। हमारा रिश्ता भी मजाक नहीं है, बहुत चल रही तुम्हारी मनमानी। इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं तुम्हें। इरफा और भी डर जाती है। अहमद प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है तुमसे। अच्छा मैं तुमसे दूर रहूँ, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, हर वक्त एक बहाना। तंग आ चुका हूँ मैं तुम्हारी इन बातों से इरफा, बहुत बेजार हो चुका हूँ, नहीं रह सकता तुमसे दूर। तुम मुझसे दूर होती हो तो ऐसा लगता है कि एक पल के लिए कि, कि जैसे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। इरफा बहुत डरी हुई होती है क्योंकि अहमद उस वक्त बहुत पागलों जैसा बिहेव कर रहा होता है। वो इरफा के करीब आना चाह रहा होता है और इरफा से दूर भाग रही होती है, जो कि अहमद को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। इरफा क्या कर रही हो तुम, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। अहमद प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर मुझे ये पता होता ना मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आती। इरफा प्लीज़ जो कुछ हुआ है मैं उसके लिए दोबारा तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे करीब रहा हूँ, ठीक है मैं नहीं आता। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ बैठकर मेरी बात तो सुन लो। इरफा उस वक्त इतनी डर चुकी होती है कि इरफा अहमद की किसी भी बात सुनने से इनकारी होती है। अहमद तुम्हारी इन हरकतों से मैं डर चुकी हूँ, मुझे मुझे वापस जाना है, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। अहमद उसे आराम से समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो वहाँ से जाना चाह रही होती है। अहमद उसे बहुत आराम से बात करने के लिए बार बार इंसिस्ट कर रहा होता है, लेकिन इरफा जब उसकी बात को बार बार रिजेक्ट कर रही होती है तो अहमद को शदीद गुस्सा आ जाता है। पता है इरफा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर तुम्हें आराम से कोई बात समझ में नहीं आती। कह रहा हूँ अगर तुम्हारे करीब आना भी चाहता हूँ
तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा हूँ, तुम पर कोई जुल्म कर रहा हूँ। नहीं इरफा, शादी की है मैंने तुमसे, कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मैं तुमसे। और इतना ही तो चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुन लो। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे करीब ना हो, नहीं आ रहा। तुम चाहती हो कि तुमसे तुम्हारी तरफ करके भी बात ना करूँ, तो मैं नहीं कर रहा। बस 1 मिनट के लिए बैठकर मेरी पूरी बात तो सुन लो। इरफा ने इस बार भी यही मुजाहिरा किया कि उसे वापस जाना है, घर वापस जाना है। वो अहमद के साथ रहना ही नहीं चाहती थी अब। इरफा, आखिरी बार बोल रहा हूँ, आराम से बेड पर बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। अगर नहीं बैठोगी तो तुम क्या कर लोगे, क्या कर लूँगा मैं। अहमद उसे देखकर हंसना शुरू कर देता है और वो बहुत ज़्यादा दहाड़ दहाड़ के हंस रहा होता है, क्योंकि उस वक्त वो शराब के नशे में चूर होता है। पता है, आज तुम्हें मैं अपना सारा असली रूप ही दिखा देता हूँ। बहुत दिनों से ये बनावटी रूप करके चल रहा था मैं कि तुम प्यार से मेरी बात मान जाओ, मुझे मेरा रियल फेस ना दिखाना पड़े। पर तुम्हें तो बात समझ में ही नहीं आती। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे पंगा लेने का, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ क्या। इरफा को इस बार भी यही लगा था कि अहमद उसे काम करने को कहेगा कि जैसे वो घर पे वो उससे काम करवाता था, यार ये कर लो वो कर लो। वो दिल ही दिल में यही सोच रही होती है कि बस अब किसी तरह से उस कमरे से बाहर चली जाए, फिर तो वो उस कमरे में आएगी ही नहीं। अहमद, मैं जा रही हूँ बाहर नाश्ता बनाने के लिए। नो डार्लिंग, तुम्हें कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वक्त जा चुका है। फ़ोन तुमने मेरा तोड़ दिया, मैंने तुम्हारा तोड़ दिया, हाँ एक्साइटिंग का। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत टेंशन में रह लिया, और तुम मुझे बार बार ये नहीं कह सकती कि मुझे जाना है जाना है। मुझसे दूर जाने की कोशिश तो करो ही मत, क्योंकि तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकती इरफा। तो तुम चुपचाप बेड पर बैठ जाओ। इरफा इस वक्त भी मजम्मत करने की कोशिश करती है और अहमद उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का देकर बेड पे गिरा देता है और फिर उसके फ्रंट पे आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अभी आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से उठने की कोशिश मत करना, वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है कि मैं ड्रिंक कर चुका हूँ तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ सकता हूँ। इरफा अहमद का ये रूप पहली बार देख रही थी। पता है, कॉलेज में भी एक लड़की थी जिसने मुझे बहुत तंग किया था। इरफा बहुत डर जाती है। तो अब आप जनाब पर बात आ गई। जब तक तुम्हें भी अपना रूप नहीं दिखाता तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। अहमद उसके साथ बैठ जाता है और इरफा वहाँ से हटने की कोशिश करती है तो अहमद उसे अपने हाथ से इशारा करके कहता है कि जहाँ हो वहीं वैसे बैठ जाओ, वरना इससे भी बुरा हो सकता है। अब जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तुम्हें पता है, मेरे बाबा ने हमेशा अपने आप से प्यार किया, मेरी माँ से कभी भी नहीं। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि मैं अपनी फैमिली बना पाऊँ तुम्हारे साथ। हमारे भी बच्चे हो, हम भी एक परफेक्ट फैमिली की तरह रहे। हमारे माँ बाप तो इस तरह नहीं रह पाए, लेकिन हम अच्छे से जिए। पर तुम्हारी वजह से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अच्छा खासा मैं उस सोया से शादी करने वाला था और उस वक्त मेरी ज़िंदगी में तुम आ गई थी। सोया से शादी करना मेरी मोहब्बत ही था, पर तब तक जब तक सोया को मुझसे मोहब्बत नहीं थी। मतलब हाँ इरफा, सोया को जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं थी मैंने उससे बहुत ही जान से मोहब्बत की थी। पता है क्यों? क्योंकि सोया ही एक इंसान थी वहाँ पर जो मुझे इंसानों की तरह ट्रीट करती थी। पर वो जब तुम्हें मैंने देखा, तुम्हारी मासूमियत को मैंने देखा और तुम भी और जोया में जब कंपैरिजन किया, तो तुमने कभी भी मेरी कोई भी बात इस तरह सुनकर सर नहीं झुकाया। तुमने हमेशा मेरे मुकाबले आकर यही कहा कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ। तुमने अपने आप को मुझसे कंपेयर किया। बस तुम्हारी इसी अदा ने मुझे तुम पर फिदा करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा ये मासूम सा चेहरा जब देखता हूँ ना,
तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता था। तुम ही हो जिसे देखकर मैं अपने ज़ख्म भूल सकता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मुझे जो फ़ील होने लगा था इरफान, वो मुझे सोया के साथ फ़ील होना बंद हो गया था। तुम देखती थी ना, मुझे कॉल्स आती थी, मैं पिक नहीं करता था, सोया कॉल्स करती थी, लेकिन मैंने कभी उसकी कॉल पिक नहीं की। हर वक्त तुम्हें अपनी कैबिन में रखा, काम के सिलसिले में बोल करके, लेकिन जब तक तुम मेरे पास होती थी मुझे गुस्सा ही नहीं आता था। मैंने अपने अंदर ये बदलाव महसूस किया था और धीरे धीरे मैं ये समझने लग गया था कि जो बदलाव और जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ महसूस होती है वो मुझे सोया के साथ कतई महसूस नहीं होगी। और सोया से अगर मैंने फैमिली के दबाव में आकर शादी कर भी दी तो मैं पूरी ज़िंदगी अपने आप को खो दूँगा, तुम्हें खो दूँगा। मैं हमेशा तुम्हें बताना चाहता था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कभी मौका नहीं मिल पाया। और जब मैं अपने बाबा को तैयार कर रहा था इस बात के लिए, पर फिर भी जब मैं तुम्हारे घर आया, तुम्हारी कज़न की शादी में मैंने देखा कि तुम्हारी एंगेजमेंट नुमान के साथ हो गई है। ये देखकर मुझे इतना दुख हुआ था कि मैं खुदकुशी करने चला गया था। फिर मेरा जिगरी यार जब लाहौर से वो आने वाला था, उसने मुझे कॉल की थी उसी वक्त जब मैं अपनी खुदकुशी करने के लिए पुल तक पहुंच गया था। पर फिर मैंने खुदकुशी नहीं की, उसका कॉल पिक किया और उसने मुझे कहा था कि एंगेजमेंट सोया से की, शादी इरफा से करना चाहती है और उसके लिए खुदकुशी कर रही हो। यार तुम हमारी समझ से बाहर हो। और तब तक मैं ये नहीं बताना चाहता था कि